आज की हमारी क्लास सेमेस्टर फर्स्ट के लिए फिजिकल ज्योग्राफी में हम प्लेट लिबर्टी के सिद्धांत को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, जो प्लेट लिबर्टी के सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट लिबर्टी की सिद्धांत। प्लेट लिबर्टी की सिद्धांत किसने दिया, कब आया और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, उन सबको अपन अच्छे से समझेंगे। क्यों ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्यों हमको ये सिद्धांत पढ़ना चाहिए और इस सिद्धांत में कौन कौन सी बातों को परेशान इन सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लेट शब्द होता क्या है, यानी कि प्लेट शब्द का अर्थ क्या है। जो प्लेट है, इस प्लेट शब्द का अर्थ क्या है, प्लेट क्या चीज है, प्लेट किसे कहा गया। तो हमने देखा कि जो प्लेट है, इस प्लेट का मतलब होता है कि जो स्थलीय दृढ़ भूखंड होते हैं, जो स्थलीय जो दृढ़ भूखंड है, उन्हें प्लेट कहा या प्लेट कहा जाता है। जो स्थलीय दृढ़ भूखंड है उनको ही प्लेट कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। यानी कि जो पृथ्वी की बाहरी जो संरचना है, बाहरी परत जो है, उसका जो ऊपरी रचना है, जिसमें दृढ़ भूखंड है, स्थलीय भाग है, उनको प्लेट कहा गया है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो प्लेट शब्द है, प्लेट शब्द है, ये प्लेट शब्द को देने वाले कौन थे। इस प्लेट शब्द को सर्वप्रथम जो देने वाले थे, उनका नाम था टूजो विल्सन। टूजो विल्सन, टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम प्लेट शब्द, प्लेट शब्द, टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम प्लेट शब्द दिया। कनाडा के थे, 1955 में इन्होंने ये शब्द दिया था। अब बात क्या है कि जो प्लेट है, इस प्लेट का तात्पर्य अगर हम सीधे तौर पर देखें तो हम देखते हैं कि जो प्लेट है वो है क्या। जैसे ये पृथ्वी है और एक पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, और ये इसका मध्य भाग है जिसको हमने मेंटल कहा, मेंटल कहा, और ये निचला भाग है जिसको हमने कोर कहा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने समझा था कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम यहां देखते हैं कि जो क्रस्ट है और मेंटल का ऊपरी भाग है, ये मिलकर के स्थल मंडल, स्थल मंडल, जो क्रस्ट का ऊपरी भाग है और जो मेंटल का, क्रस्ट का पूरा भाग है और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, उसको मिलकर के स्थल मंडल, स्थल मंडल बनता है। लगभग इसकी 100 किलोमीटर गहराई पर इसका विस्तार पाया जाता है। इसका स्थल मंडल का जो विस्तार है वो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, और 100 किलोमीटर तक की गहराई तक जो स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है, यह स्थल मंडल का जो भाग है, ये इस मेंटल वाले भाग में जो लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि जो अर्धतरल अवस्था में है, इस अर्धतरल वाली अवस्था के ऊपर ये तैर रहा है। ये वाला जो भाग है वो तैर रहा है, और ये बात स्पेस ने भी कही थी। स्पेस ने भी कही थी, स्पेस ने कहा था कि
तैर रहा है। यहां तक ये बातें आई थी और इसके बाद में जो ये संपूर्ण जो भाग था, इसी भाग को प्लेट कहा, इसे ही प्लेट कहा। तो प्लेट क्या है, पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि पृथ्वी की ऊपरी जो भाग है, जिसमें क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर के जिसको हम स्थल मंडल बोलते हैं या जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, इस लिथोस्फीयर वाले जो भाग है, इस लिथोस्फीयर वाले भाग को इन्होंने प्लेट कहा। और इस प्लेट शब्द को देने वाले जो थे वो थे ड्रूजो विल्सन, जो कि कनाडा। अब हम बात करते हैं कि मुख्य जो है सिद्धांत के रूप में कब आया, कैसे आया, इसकी बातों को समझते हैं। इसके बारे में इस सिद्धांत में आगे की बातें यह है कि जो प्लेट वर्तनी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जो देने वाले व्यक्ति थे उनके अंदर मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर जो थे उन्होंने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को दिया था, जिसमें भी जो मॉर्गन होते थे इनका इसमें प्रमुख योगदान माना जाता है। और इन्होंने प्लेटों में 6 मुख्य और गौण प्लेटें बताई थी। तो ये मॉर्गन होते थे जो प्लेटों के बारे में बताते थे। तो मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर जो थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में इन्होंने इन प्लेटों की जो बातें थी उन बातों को रखा। अब हम बात करते हैं आगे की। इस सिद्धांत के अंदर आप एक बात और देखें, इस सिद्धांत में अगर हम एक बात और देखें तो ये देखिए कि जो प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का आधार क्या था, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार क्या था। तो प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो आधार है वो क्या है। तो इस सिद्धांत के अगर हम आधार की बात करें तो हम यहाँ पर 2 आधारों की बात करते हैं। एक हम देखते हैं संवहनीय तरंग क्षमता और एक हम देखते हैं पुराचुंबकत्व प्रमाण। संवहनीय तरंग सिद्धांत जो सिद्धांत है, संवहनीय तरंग सिद्धांत परिभाष, ये बताते हैं कि जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर संवहनीय तरंगें चलती हैं। इसके अंदर संवहनीय तरंगें चलती हैं और ये संवहनीय तरंगें मेंटल वाले भाग में चलती हैं। और ये क्यों चलती हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर रेडियो तत्व पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। ये रेडियो एक्टिव तत्व के कारण यहाँ पर संवहनीय तरंगें चलती हैं और ये संवहनीय तरंगें जो होती हैं, ये संवहनीय तरंगें उठते हुए और गिरते हुए स्तंभ पे चलती हैं और इनके कारण इस वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट में ये या तो एक दूसरे से आपस में टकराती हैं या फिर एक दूसरे से कहाँ चली जाती है, दूर चली जाती है। या तो आपस में टकराती हैं या दूर चली जाती हैं, जिसके कारण इस वाले पार्ट में किसी भी तरह की हलचल होती है या कोई गति होती है
यानी कि इसे प्लेटों की गति का कारण माना गया है, यानी कि इसमें प्लेटों में गति होती है। यह संवहनीय त्वरण सिद्धांत जो है वो इसकी बातों को बताता है। यह सिद्धांत 1960 के अंदर आया था और पराचुंबकत्व जो प्रमाण है इसके आधार पर भी हम प्लेटों गति के सिद्धांत को समझते हैं। वैसे तो इसमें एक सिद्धांत आपका जो वैगनर का सिद्धांत है, जो वैगनर मॉडल है, वैगनर मॉडल का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इस विस्थापन सिद्धांत भी इसका आधार है। यानी कि प्लेट गति के सिद्धांत के आधार में हम ये आधार दे सकते हैं, इसमें संवहनीय सिद्धांत, वैगनर मॉडल का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो कि 1912 में आया था, और कुछ प्राचुंबक, या हम यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो जो एक्टिव पदार्थ है, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ भी इसके जो है आधार है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ भी इसको समझने में मदद करता है। तो ये हम आधार के रूप में इसको समझते हैं कि हमारा जो प्लेट गति सिद्धांत है इसका मुख्य आधार क्या है। इसके बाद में हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर प्लेटों को बांटा गया। संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी प्लेटें हैं, जिसमें मुख्य और गौण प्लेटों की बात की गई। इन सब तत्वों के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा प्लेट गति सिद्धांत है, इस प्लेट गति सिद्धांत में हम प्लेटों की बात करते हैं। हमने देखा कि जो प्लेटें हैं, जो प्लेट है, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक मुख्य प्लेट और एक है गौण प्लेट। एक मुख्य प्लेट और एक है गौण प्लेट। मुख्य प्लेट जो है इनकी जो संख्या है वो 7 है, और गौण प्लेट जो है इनकी संख्या कहीं 20, कहीं 100 तक इसकी संख्या मानी गई है। मुख्य प्लेटों में अगर हम देखें तो जो प्लेटें आती हैं उन प्लेटों में जैसे हम देखते हैं, एक है प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। दूसरी अगर हम प्लेट की बात करें तो आती है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तीसरी अगर प्लेट की बात करें तो आती है अफ्रीकन प्लेट। चौथी अगर हम प्लेट की बात करें तो आती है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। पांचवी अगर हम प्लेट की बात करें तो आती है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। छठी अगर हम प्लेट की बात करें तो आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और सातवीं अगर हम प्लेट की बात करें तो आती है अपनी अंटार्कटिका प्लेट। ये हमारी कुछ मुख्य प्लेटें हैं, और इसके अलावा कुछ गौण प्लेट हैं। गौण प्लेटों में अगर मैं आपकी बात करूं तो कुछ प्लेट हैं जिनमें ज्वाइंट फ्यूका है, ज्वाइंट फ्यूका है, इसके अंदर काकोस है, इसके अंदर नजका है, इसके अंदर अरेबियन है, इसके अंदर फिलीपींस है, इसके अंदर बर्मी है, स्कोशिया है। ये कुछ प्लेटें हैं जो कि यहाँ देखी जाती हैं। कैरोलिन है,
ये कुछ प्लेट है जिनको हम देखते हैं कि गौण प्लेटों के रूप में है और कुछ ये मुख्य प्लेटों में। अगर हम गौण और मुख्य प्लेटों को कहीं मैप से अगर दर्शाने की कोशिश करें तो हम इसमें समझते हैं कि कौन सी प्लेटें जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाई जाती हैं। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं 2 मिनट में कि कौन कौन सी प्लेटों का कहाँ कहाँ जो है स्थिति है, इनकी लोकेशन है। तो देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप हो गया और इसमें अगर हम प्रमुख प्लेटों की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 की आगे प्रशांत प्लेट। तो यहाँ जो हम देखते हैं ये प्रशांत प्लेट है और इधर भी हमारी प्रशांत प्लेट है। प्रशांत प्लेट है सब ये सफार हम मैप पर देख रहे हैं 2D पर। अगर इसको 3D के रूप में देखेंगे मॉडल में तो एक होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारी जो प्लेट है समूह, इसको हम यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारी अफ्रीकन प्लेट है। इधर हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका, यहाँ हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, इधर हम देखें ये हमारी जो प्लेट आती है इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। और ये हमारी अंटार्कटिका प्लेट है। और यदि हम सीमाओं की बात करें, ये हमारी दूसरी नंबर की है, ये तीसरी है, ये हमारी चौथे नंबर की, 5वीं, 6वीं और ये 7वीं। ये हमारी प्लेटें हैं। और अगर हम सीमाओं की बात करें हम देखते हैं जैसे उत्तरी अमेरिकन प्लेट है तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट का जो विस्तार है वो उत्तरी अमेरिका के साथ साथ अटलांटिक महासागर तक पाया जाता है। यानी ये जो अटलांटिक है इस अटलांटिक तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिकन का विस्तार भी अटलांटिक महासागर तक है। अगर हम अफ्रीका का विस्तार देखें तो इधर अटलांटिक में भी है और इधर कुछ हिंद में भी इसका जो विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा इसी प्रकार से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हम देखें तो भारत में इधर ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में और हिंद महासागर में विस्तार पाया जाता है। इन प्लेटों को इनकी स्थलीय और जलीय सीमा के आधार पर भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक महाद्वीपीय प्लेट होती है, एक महासागरीय प्लेट होती है और एक महाद्वीपीय और महासागरीय। इस प्रकार से 3 प्रकार की प्लेटें हो सकती हैं। महाद्वीपीय प्लेट वो होती है जिसमें अधिकांशतः भाग महाद्वीप का शामिल होता है। महासागरीय प्लेट वो होती है जिसमें अधिकांशतः भाग महासागर का होता है। और महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट वो होती है जिसमें दोनों भाग शामिल होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट को हम महाद्वीपीय प्लेट में रख सकते हैं। जैसे यूरेशियन प्लेट, जबकि महासागरीय प्लेट में हम प्रशांत प्लेट रख सकते हैं। तो इस आधार पर भी हम इसका विभाजन करते हैं। फिर हमने देखा कुछ गौण प्लेटों में, तो एक प्लेट यहाँ है जिसको हमने नाम दिया था जुआइनिफिका, एक यहाँ है जिसको हमने नाम दिया था कापोश।
और एक यहाँ है जिसको हमने नाम दिया था नजदा। इसी प्रकार इधर चलते हैं तो यहाँ भी प्लेट है जिसको हम नाम देते हैं अरेबियन। अरेबियन प्लेट ये कौन प्लेट हो गई? यहाँ एक प्लेट है जिसको हम नाम देते हैं बर्मी। यहाँ एक प्लेट है जिसको हम नाम देते हैं फिलीपींस। फिलीपींस। इधर एक प्लेट है जिसको हम नाम देते हैं कैरोलिना। और यहाँ एक प्लेट है जिसको हम नाम देते हैं स्कोशिया। तो इस तरीके से कुछ मुख्य प्लेटें और कुछ गौण प्लेटों को हमने समझा और पढ़ा। अब क्या होता है कि मुख्य और गौण प्लेटों को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में एक इसका टॉपिक और देखते हैं। देखिए जो मुख्य और गौण प्लेट है इनमें संचलन भी होता है, यानी कि इनमें गति भी होती है। और जो गति होती है वो 3 प्रकार से होती है, यानी कि संचलन के आधार पर इन प्लेटों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए संचलन के आधार प्लेट। अब संचलन के आधार पर जो प्लेट होती है इन प्लेटों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट। एक होती है अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट। और एक होती है संरक्षणात्मक प्लेट। संरक्षणात्मक प्लेट। अपसारी को रचनात्मक भी कहा जाता है। रचनात्मक प्लेट। अभिसारी को विनाशात्मक भी कहा जाता है। विनाशात्मक प्लेट। ये वर्गीकरण किनारों के आधार पर हो सकता है। किनारे के आधार पर। अब होते कैसे हैं? सबसे पहले हम देखते हैं अपसारी प्लेट। अपसारी जो होता है डाइवर्जेंट होता है, एक कन्वर्जेंट होता है जिसको अभिसारी होता है। डाइवर्जेंट की स्थिति में क्या होता है कि दो जो प्लेटें होती हैं वो प्लेटें विपरीत दिशा में होती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं उसे अपसारी प्लेट कहा जाता है। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो अपसारी प्लेट कहा जाता है। लेकिन जब ये प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो इनके बीच का जो ये जगह स्पेस है इसमें होकर के लावा और लावा से कोई नई रचना बनती है। और जो नई रचना बनती है इस नई रचना में कोई भी कटक, पर्वत या पठार आदि किसी भी प्रकार की संरचना बन सकती है। और इस प्रकार की जो संरचना के कारण है इसको रचनात्मक प्लेट कहा जाता है। और इसका अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल है मध्य अटलांटिक। मध्य अटलांटिक कटक इस प्रकार की रचना है क्योंकि जब हम देखते हैं कि अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट
जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक जो महासागर है, इस महासागर की तली में विस्तार होगा और विस्तार के कारण यहाँ किसी भी रिज का निर्माण हो सकता है, कटक का निर्माण हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो अभिसारी जो प्लेट है, इसमें क्या होता है कि दो जो प्लेटें होती हैं, ये दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं। ये जो दो प्लेटें होती हैं, ये आमने सामने गति करती हैं और आमने सामने गति करने के कारण एक दूसरे से आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद जो इनकी स्थिति होती है वो इस तरीके से कुछ दिखाई देती है। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से आमने सामने टकराएंगी तो ये दोनों प्लेटों में से एक प्लेट तो ऊपर चली जाती है, एक प्लेट नीचे छेदित हो जाती है और ये छेदित होने वाली जो प्लेट है ये मेंटल में चली जाती है। ये मेंटल में चली जाती है और मेंटल में जाकर के ये जो प्लेट है, इस प्लेट का भाग उन्हें द्रव अवस्था में आ जाता है, ये तरल अवस्था में आ जाती है और तरल अवस्था में आने के बाद में उन्हें ये किसी भाग से होकर के एक लावा के रूप में निकल करके किसी पर्वत की रचना आदि का निर्माण भी करते हैं। ये ऊंचा उठा हुआ जो भाग है ये भी किसी पर्वत के रूप में हो सकता है या किसी बलित पर्वत के रूप में हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती है तो उसे अभिसारी प्लेट, तो उसे अभिसारी प्लेट कहा जाता है। अब इसका भी अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं कि प्रशांत प्लेट और अमेरिकन, प्रशांत और अमेरिकन प्लेट जब आमने सामने गति करती हैं और टकराती हैं तो रॉकी और एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। यानी कि दोनों प्लेटों के टकराने से रॉकी और एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। संरचनात्मक प्लेट क्या होती है कि जब प्लेटें एक दूसरे से ना टकराती हैं और ना दूर जाती हैं बल्कि एक दूसरे से बच करके निकल जाती हैं, अपने किनारों के सहारे एक दूसरे से पास में जो प्लेटें बचकर निकल जाती हैं उसे संरचनात्मक प्लेट कहते हैं। जो किनारों के सहारे से खिसक जाती है उसे संरचनात्मक प्लेट कहा जाता है। तो हमने तीनों ही प्रकार की प्लेटों के बारे में सीखा। हमने अभिसारी प्लेट जिसको रचनात्मक प्लेट कहा, हमने अभिसारी जिसको विनाशात्मक प्लेट कहा, हमने संरचनात्मक प्लेट के बारे में पढ़ा और इन सबको पढ़ने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो प्लेट ज्योमेट्री सिद्धांत है इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है इसका। तो उद्देश्य यह है कि हमको महाद्वीपों के रचना के बारे में समझ में आता है, महाद्वीपों के निर्माण के बारे में। इसके अलावा पर्वत, पठार, भूकंप, ज्वालामुखी आदि का अध्ययन करते हैं। महाद्वीपों के प्रवाह के बारे में कुछ समझना, प्रवाह के बारे में कुछ समझना, हम कटक निर्माण के बारे में समझना, हम किसी खाड़ी के निर्माण के बारे में समझना। तो ये सारा जो हमारा उद्देश्य की पूर्ति हमारी होती है वो इनसे, क्योंकि हमने देखा कि अटलांटिक महासागर के अंदर जो रिज बना था मध्य अटलांटिक कटक ये किस तरीके से बना, हमने देखा कि रॉकीज और एंडीज पर्वत किस तरीके से बने। तो इन सब के बारे में जो हमको जानकारी देता है वह सिद्धांत प्लेट विकृति सिद्धांत है।
धन्यवाद।